My dear students, good morning to all. Welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका अजीत मैथमेटिक्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम युगपत समीकरण के बारे में सीखेंगे। सिमुल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधि हम आज सीखेंगे। वैसे एक चर वाले रैखिक समीकरण को आप कक्षा 9 में अच्छी तरह से सीख लिए हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसके बारे में आपने कक्षा 9 में अच्छी तरह से अध्ययन किया है। इसका ग्राफ खींचना भी आपने सीखा है। आज यहां पर हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को सीखेंगे। आइए देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यह सामान्य रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का यह जनरल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पर x एंड y ये चर है, वेरिएबल है, और a b c ये अचर है, कांस्टेंट कह सकते हैं, कोफिशिएंट इनको कहा जाता है। a b c आर कोफिशिएंट एंड x एंड y आर टू वेरिएबल्स। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में यहां पर सीखेंगे। एक बात आप ध्यान में रख लें, जितने ही वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इक्वेशन की जरूरत पड़ती है उसको सॉल्व करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। जितने वेरिएबल्स का इक्वेशन हो, टू वेरिएबल्स है तो टू इक्वेशंस चाहिए। दो चर वाले समीकरण को हल करने के लिए दो समीकरण की जरूरत होती है। एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सिर्फ एक समीकरण की जरूरत है। तो यहां पर टू इक्वेशंस अनिवार्य है इसको हल करने के लिए, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। अब ये सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं, कितने मेथड्स हैं? मेथड्स तो बहुत हैं, लेकिन आपको जो अध्ययन करना है उसी के बारे में बताया जाएगा। साथ ही साथ एक अलग से वैदिक मैथमेटिक्स का मेथड आपको बताया जाएगा, जिसकी सहायता से आप इजीली प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि इसके लिए दो मेथड, एक तो हो गया ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि, और दूसरा है बीजगणितीय विधि, बीजीय विधि। तो ग्राफीय विधि में हम ग्राफ खींच करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। मैट्रिक परीक्षा में लगभग एक प्रश्न अनिवार्य रहता है ग्राफिकल मेथड से, चाहे वो सीबीएसई का हो या किसी भी बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, एक प्रश्न तो ग्राफीय मेथड से हल करने के लिए अवश्य रहता है और बहुत ही आसान होता है। आप कक्षा 9 में इसको सीखे हैं, बस उसी का थोड़ा सा और बढ़ा हुआ रूप है ये। और बीजगणितीय विधि जो आपको पढ़नी है उसमें 3 विधियां इस बुक में दी गई हैं: प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन। ये 3 विधियां आपको अध्ययन करनी है क्लास 10 के सिलेबस में। बारी बारी से हम सबके बारे में सीखेंगे, साथ में कुछ नई विधियों की भी चर्चा होगी। लेकिन इससे पूर्व यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा सकें। आइए सबसे पहले हम ग्राफीय विधि को सीखते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें दो समीकरण चाहिए। तो इसमें हम दो समीकरण इसका बना लें। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशंस हो गए हमारे पास, इनका हमें ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींच करके हमें इसका
आंसर यानी सॉल्यूशन ज्ञात करना है। क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। आप दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का ग्राफ खींच चुके हैं। इसका जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होती है, एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। यदि स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, इसका मतलब कि हमारा जो आलेख है, ग्राफ है, वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। अब एक चर का लाइन जो ग्राफ खींचेंगे वो तो एक लाइन प्राप्त होगा। दो चर का जब हम ग्राफ खींचेंगे, दो समीकरण का जब हम इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे तब हमें 2 लाइन्स प्राप्त होंगे। एक समीकरण का तो एक लाइन हुआ, दूसरे समीकरण का एक लाइन हुआ। अब क्या क्या कंडीशन हो सकता है, इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। जब किसी प्लेन में, किसी तल में हम 2 लाइन को खींचते हैं तो या तो वो लाइन कहीं आपस में कट जाएगा, पहला कंडीशन। ये 2 लाइन्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, कट जाएगा, और जहां पर वो कटेगा वहीं उसका सॉल्यूशन हुआ, एक्स वाई का वैल्यू वहीं हुआ। पहला कंडीशन है कि या तो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरा कंडीशन है कि रेखाएं पैरेलल हो सकती हैं, रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होंगी। और इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता है, क्योंकि जहां पर रेखाएं कटती हैं वहीं उसका सॉल्यूशन माना जाता है, तो इसमें नो सॉल्यूशन। और तीसरा कंडीशन है कि दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण जो है एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करें, दोनों समीकरण एक ही रेखा को निरूपित करें। तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइंस पर, इन दोनों लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इसका सॉल्यूशन होगा। अर्थात इसमें मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, इनफाइनाइट, अनंत अनंत इसके हल होते हैं। तो जब दो चर वाले 2 समीकरणों का हम ग्राफ खींचते हैं तो या तो रेखाएं कहीं कट जाएंगी, या पैरेलल होंगी, समानांतर होंगी, या संपाती होंगी, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। अब इसका नियम हम पहले लिख लेते हैं, कब रेखाएं कटेंगी, कब रेखाएं पैरेलल होंगी और कब संपाती होंगी। इस नियम को पहले लिख ले, तब हम ग्राफ खींचना सीख जाएंगे। बिना ग्राफ खींचे भी हम पता कर सकते हैं कि कब रेखाएं पैरेलल होने वाली हैं, कब रेखाएं संपाती होंगी, कब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो मान लिया जाए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट, यदि a1 अपॉन a2, a1 by a2 does not equal to b1 by b2। ये जो कोफिशिएंट्स है, हम केवल कोफिशिएंट्स को देख करके पता कर लेते हैं कि कब रेखाएं इंटरसेक्ट करती हैं। a1 by a2 does not equal to b1 by b2, तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद का मतलब कि एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल। अर्थात केवल एक हल मिलेगा इसका। साथ ही साथ इसको अविरोधी समीकरण युग भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक दूसरे का विरोध नहीं करती हैं, बल्कि कहीं न कहीं इंटरसेक्ट कर जाती हैं।
दूसरा कंडीशन है यदि a1 बाई a2 इक्वल हो जाए b1 बाई b2 के, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। यहां पर पॉजिटिव साइन है, यदि निगेटिव साइन होगा तो हम निगेटिव साइन का भी यूज करेंगे, निगेटिव लेंगे। कोफिशिएंट में यदि निगेटिव है तो निगेटिव लिखा जाएगा। यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, जब ये बराबर हो जाए तब इस पर जाना है। अब उसको देखना है कि बराबर है कि नहीं। c1 बाई c2 यदि बराबर नहीं है तो रेखाएं पैरेलल होंगी। समांतर होंगे। और जब रेखाएं समानांतर होती हैं तो ऐसी परिस्थिति में कोई हल नहीं होता है। जीरो सॉल्यूशन, और इसको हम विरोधी समीकरण युग्म कहते हैं। क्योंकि रेखाएं यहां पर एक दूसरे का विरोध करती हैं। एक रेखा बढ़ रही है, दूसरी रेखा बढ़ रही है, ये इसका विरोध करके आगे बढ़ी तो ये और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि पैरेलल लाइन को हम इनफाइनाइट तक, अनंत तक खींच सकते हैं। तीसरा कंडीशन, यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और उसके बाद ये c1 बाई c2, ये तीनों रेशियो, तीनों अनुपात यदि बराबर हो जाएं तो रेखाएं संपाती होती हैं, अर्थात एक दूसरे पर आच्छादित होती हैं। और हल के रूप में देखें तो हर पॉइंट्स, जब ये रेखाएं संपाती होंगी तो दोनों रेखाएं एक ही पर एक दूसरे पर आच्छादित होंगी, तो जितने भी पॉइंट्स इस पर लिए जाएंगे वो सभी इसके सॉल्यूशन होंगे, तो मेनी सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे। और इसको आश्रित समीकरण युग्म कहा जाता है। या संश्रित समीकरण युग्म। तो सीधी सी बात है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो एक सॉल्यूशन होगा, रेखाएं समानांतर होंगी तो जीरो सॉल्यूशन होगा, रेखाएं संपाती होगी तो अनंत सॉल्यूशन होगा। जब कट जाएंगी तो एक जगह पर कटेंगी, नहीं कटेंगी तो जीरो, और जब हर बिंदु पर कटती हैं तो अनंत, यानी वन सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, मैंने इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यही तीन कंडीशन होता है। अब एक चीज यहां पर आपको और सीख लेना है, संगत और असंगत। संगत और असंगत के बारे में भी आपको बता देते हैं। कंसिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। किन परिस्थितियों में समीकरण का हल होता है? पहला कंडीशन तो यह है कि यहां पर हल होता है, और ये कंडीशन है कि हल होता है अथवा प्लुरल में होते हैं, एक हो चाहे अनेक हो। इन दोनों कंडीशंस में, इन दोनों परिस्थितियों में समीकरण का कोई न कोई हल होता है। तो जब हल होता है तो उसको संगत कहेंगे, कंसिस्टेंट। जब हल हो संगत समीकरण या संगत समीकरण युग्म, जब सॉल्यूशन मिल जाए,
एक ये कंडीशन प्रतिच्छेद करे तब, या जब एक दूसरे को ओवरलैप करे, संपाती हो। और जब हल नहीं होता है तो उसे असंगत कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। जब हल ना हो। तो यह एक कंडीशन है, जब हल नहीं होता है तो इस परिस्थिति में इसको असंगत समीकरण होगा। यह यदि कंडीशन लागू हो तो असंगत होगा, यह कंडीशन लागू हो तो संगत होगा, और इस कंडीशन में भी संगत होता है। तो संगत, असंगत, ये भी आपको समझना है। अविरोधी, विरोधी और आश्रित, ये भी आपको नाम याद रखना है। प्रतिच्छेद करता है, समानांतर होता है, संपाती होता है, इसके बारे में भी जाना है। पूरी हिस्ट्री इसकी जो है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी है। आप इसको बढ़िया से सीख ले, समझ ले, याद कर ले, तब आगे बढ़ेंगे। अब हम एक्सरसाइज 3.1 के पहले प्रश्न को लेते हैं और इस प्रश्न को देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा। इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और तब इसका ग्राफ खींच करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो हम सबसे पहले इस समस्या को समीकरण का रूप देते हैं। समीकरण कैसे बनेगा इसको पहले सीखना जरूरी है। आफ्ताब है और उनकी पुत्री है, तो मान लेंगे लेट आफ्ताब की प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु, लगभग अधिकांश कंडीशंस में वर्तमान आयु ही ली जाती है। तो इसको हम x मान लें और पुत्री की आयु को y मान लें। अब प्रश्न कहता है कि 7 वर्ष पूर्व या 7 वर्ष पहले, तो पहले इससे 7 वर्ष पहले, तो इसमें 7 कम हो जाएगा, इसमें भी 7 कम हो जाएगा। 7 years ago, 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी होगी? x माइनस 7, x माइनस 7 ईयर्स, और 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु y माइनस 7। ये हो गया 7 वर्ष पहले का कंडीशन। अब इस कंडीशन पर एक इक्वेशन तैयार होगा। 7 वर्ष पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की उम्र है x माइनस 7 और पुत्री की उम्र है y माइनस 7। तो ये है 7 टाइम्स, ये 7 गुना है। तो इसमें जब हम 7 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 7 से गुणा करेंगे, तो ये इक्वेशन बैलेंस होगा। पुत्री की आयु में यदि हम 7 से गुणा कर दें तो वो आफ्ताब के बराबर हो जाएगा। अब एक इसका इक्वेशन बना लेना है। x माइनस 7, 7y माइनस 49, x माइनस 7y, 7 माइनस 49, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये इक्वेशन हो गया। एक चीज आप और ध्यान दें, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 लिखा गया है। आप इस रूप में भी समीकरण को व्यक्त कर सकते हैं। ये दोनों, c उधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा, c इधर आएगा तो भी निगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप इक्वेशन को तैयार कर सकते हैं। ज्यादातर ग्राफ खींचने के लिए इसी फॉर्म का यूज करेंगे। ये इक्वेशन होगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये हमारा पहला समीकरण तैयार हुआ, फर्स्ट कंडीशन। इसके अनुसार हमने एक समीकरण बना लिया। अब दूसरे कंडीशन की ओर चलते हैं।
दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि 3 वर्ष बाद अब 3 वर्ष बाद क्या होगा, आफताब की उम्र कितनी हो जाएगी, अभी वर्तमान में x है, 3 वर्ष बाद इसमें 3 जुट जाएगा, 3 ऐड हो जाएगा। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी होगी, इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, y+3। अब इक्वेशन देखिए कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, ये आफताब कह रहा है। एक बार फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x - 3 इज इक्वल टू x+3 इज इक्वल टू y+3, और ये 3 टाइम्स हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है। तो डॉटर की आयु में, पुत्री की आयु में 3 से हम मल्टीप्लीकेशन करके इसको इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। एक बार फिर इक्वेशन, x+3 3y+9 ट्रांसपोज एंड एडजस्ट 3 9 - 3 x - 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हो गए। इन दोनों इक्वेशंस को हम यहां लिख लेते हैं और तब इसका ग्राफ खींचेंगे। पहला इक्वेशन है x - 7y इज इक्वल टू -42, और दूसरा इक्वेशन x - 3y इज इक्वल टू 6। ये 2 समीकरण हमें मिल गए। ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुए x - 7y इज इक्वल टू -42, इस रूप में भी लिखे जा सकते हैं, x - 7y + 42 इज इक्वल टू 0, x - 3y - 6 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन, बीजीय निरूपण हो गया। अब इसका हमें ग्राफ खींच करके सॉल्यूशन ज्ञात करना है। तो ग्राफ खींचने से पहले हम ये पता कर लें कि क्या ये ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, या पैरेलल होगा, समानांतर होगा, या इसके अनेक सॉल्यूशन होंगे। तो ये कैसे पता करेंगे, a1 a2, यहां पर a1 की वैल्यू 1 है, a1 1, b1 -7। यदि इस रूप से हम लें तो c1 का मान 42 होगा, और इस रूप से लेंगे तो c1 का मान -42 लिख देंगे। फिर a2 की वैल्यू हो गई 1, b2 की हो गई -3, और c2 की वैल्यू -6 हो गई। अब a1/a2 यदि हम फाइंड करें तो ये 1/1 1, b1/b2 -7/3 7/3। अब देखते हैं तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इस कंडीशंस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा। समीकरण का कोई ना कोई हल निकलेगा, यानी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ये लिख करके और इतना बनाने की जरूरत नहीं है, आप मेंटली जांच कर सकते हैं। 1/1 1, 7/3 7/3, ये इक्वल नहीं है। यदि इक्वल होता तब इस पर जाते। तो बस देख करके हम पता लगा सकते हैं, बार बार इतना लिख करके देखने की, जांचने की जरूरत नहीं है। आप सीधे वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र विलोकनम प्रयोग करें। विलोकनम का अर्थ ही होता है देख करके, और देख करके हम पता लगा लेते हैं इस समीकरण का क्या सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं ग्राफ की ओर। ग्राफ खींचने के लिए क्या करना है, x - 7y इज इक्वल टू -42। यहां पर हम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जितनी बार हो, जितना अधिक से अधिक मान निकाल सकते हैं निकाल लें। या दूसरा तरीका है जीरो मेथड, शून्य मन्यत
शून्य रखें, एक का मान शून्य रखें, दूसरा निकल जाएगा। एक्स की वैल्यू यदि हम 0 रखें, ये मान जो होता है शून्य मान्य, ये मेंटली निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू यदि हम 0 रखें तो क्या होगा, ये एक्स साइलेंट हो जाएगा, ये एक्स बंद हो जाएगा। और वैसी परिस्थिति में हमारा ये इक्वेशन बचता है -7y इज इक्वल टू -42। यहां पर समझने के लिए लिख रहा हूं, जरूरत नहीं है मान निकालने में। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 कैंसिल हो जाएगा, बच गया y इज इक्वल टू 6। तो इस काम को आप मन में कर सकते हैं। x का वैल्यू यदि हम 0 रखें तो y का वैल्यू हो जाएगा 6। और एक कंडीशन है कि यदि y का वैल्यू 0 रखें, y का वैल्यू यदि 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा -42। ये एक टेबल तैयार हो गया जीरो मेथड से, जिसको वैदिक मैथमेटिक्स में शून्यम अन्यत कहा जाता है। तो शून्यम अन्यत से हमने सारणी टेबल तैयार कर लिया। अब दूसरे समीकरण का भी टेबल तैयार करना है। यह हुआ फ्रॉम 1। दूसरे का टेबल तैयार कर ले तो दूसरा है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। एक्स वाई, x की वैल्यू यदि हम 0 पुट करें यहां पर तो y की वैल्यू हो जाएगी -3, उधर जाकर डिवाइड कर देगा -2। और यदि y की वैल्यू 0 कर दें तो x की वैल्यू 6। तो ये हमें 2 टेबल्स तैयार हो गए। इनको मैं यहां लिख देता हूं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, फिर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -42। ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ, इक्वेशन 1। और दूसरा इक्वेशन x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। इन 2 टेबल्स की हेल्प से, इनकी सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे। टेबल हमारी यहां पर रेडी है, तैयार है। और इस टेबल की सहायता से हमें ग्राफ खींचना है। 9th क्लास में आपने ग्राफ खींचा है, एक इक्वेशन का ग्राफ खींचा है। यहां पर हमें दोनों समीकरणों का, दोनों लाइंस का ग्राफ एक ही पेज पर, एक ही पन्ने पर खींच लेना है। ग्राफ के बारे में विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीख चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ स्केल का सिलेक्शन आप कर सकते हैं अपनी कॉपी के पेज के सुविधा के अनुसार। यहां पर हमने एक स्केल लिया है 1 cm इज इक्वल टू 10 यूनिट। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई हमने लिया है। आप चाहे तो x अक्ष पर कुछ अलग ले सकते हैं, y अक्ष पर कुछ अलग ले सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार यह स्केल का सिलेक्शन किया जाता है। अब ग्राफ खींचने के लिए पहले समीकरण का x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू यहां 0 है, y का वैल्यू हमें 6 लेना है। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6। तो ये है 0 से 10 के बीच में 5 होगा, 5 से थोड़ा ऊपर। आपके कॉपी में तो लाइन खींचा हुआ है, आप उसको सही देख करके खींचेंगे। ये हुआ 0 पर 6, 0 6, ये पॉइंट हुआ। -42 0, यहां पर 40 है, यहां पर 50 है माइनस में, तो 42 और 50 के बीच में 45 होगा। आपकी कॉपी में इसके बीच में 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइंस खींचे होंगे। तो आपको सेलेक्ट कर लेना है 42, -42 और 0। इसको सेलेक्ट करके आपको लाइन खींच देना है, ऐसे स्केल से मिला करके आपको लाइन खींच लेना है। इस लाइन को आगे बढ़ा लेना है। ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ हुआ। और इक्वेशन नंबर 1 हमारा था कि x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। ये इसका ग्राफ है। अब दूसरे का देखते हैं। 0 पर -2 है, तो -2 लगभग यहां पर होगा y में,
और x में है 6, तो ये 5 है, ये 10 और 0 के बीच में 5 है, जस्ट 1 पॉइंट लाइन आगे आपको लेना है। ये हुआ आपका 6 0 और ये है 0 -2। इन दोनों को मिलाते हुए आपको लाइन खींच देना है। इस लाइन को आगे पीछे दोनों ओर बढ़ा देंगे। जितना आपकी कॉपी में संभव है उतना दूर तक हम लाइन खींच लेते हैं। इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये पहला है x - 7y = -42 और दूसरा है कि x - 3y = 6। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को आपको चूज करना है कि ये पॉइंट क्या है। तो आप अपने ग्राफ की कॉपी से इसको सेलेक्ट करेंगे, मिला लेंगे, देखेंगे कि x अक्ष पर इसकी वैल्यू क्या है, फिर y अक्ष पर इसकी वैल्यू क्या है। आप ग्राफ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे कि कितना आता है, और सेलेक्ट करने के बाद यह जो पॉइंट है x y, इसकी वैल्यू आपको लिख देनी है। x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है। आप सेलेक्ट कीजिएगा, मिलाइएगा, तो आप पाएंगे कि x की वैल्यू 42 और y की वैल्यू 12, अर्थात आफ्ताब की उम्र 42 वर्ष और उसकी पुत्री की उम्र 12 वर्ष। ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब जरा इसका हम जांच कर लें कि क्या हमारा ये उत्तर सही है। जांच हमेशा सवाल में, प्रश्न में किया जाता है। प्रश्न में क्या था, 7 वर्ष पहले आफ्ताब की उम्र इससे 7 गुनी थी, तो इसमें हम 7 कम कर दें। यहीं पर देख लेते हैं, 7 वर्ष पहले तो कितना हो जाएगा, ये 35, और इसमें 7 कम कर देंगे तो 5, तो ये 7 गुना हो रहा है। पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन कहता है कि 3 वर्ष बाद, तो इसमें 3 ऐड कर दें तो हो जाएगा 45, और इसमें भी 3 ऐड कर दें तो 15, और कंडीशन कहता है कि 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाऊंगा, तो ये 3 टाइम्स है। तो यानी दोनों इक्वेशन हमारा सेटिस्फाइड करता है। हमारा जो आंसर है ये बिल्कुल राइट है। इसी तरह ग्राफ आपको खींचना है। अब आने वाले क्लास में आपको आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जाएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिए। यदि आप 2 समीकरणों को, इसके बाद जो 2 प्रश्न हैं उनको हल कर लेते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। प्रश्नों का हल करके उनका सॉल्यूशन अपने कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।